प्रिय विद्यार्थी साथियों, आपके अपने करियर एडवाइस चैनल के द्वारा आज से करंट इवेंट्स सीरीज प्रारंभ की गई है। करंट इवेंट्स पर मास्टरी किए बिना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। यदि आप MPPSC, UPSC, पुलिस सब इंस्पेक्टर, SSC, PEB, बैंकिंग आदि की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज के प्रत्येक वीडियो का लाभ लीजिए। शुरुआत मासिक करंट इवेंट से की जा रही है। पहला वीडियो अगस्त 2021 की नवीनतम घटनाओं पर आधारित है। शीघ्र ही दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक अंक भी तैयार किए जाएंगे। आप सभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर। सर, आपका चैनल में स्वागत है। हमारे दर्शकों को अगस्त 2021 की करंट इवेंट्स के बारे में बताइए। धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और करियर एडवाइस चैनल। करंट इवेंट्स के अगस्त 2021 के अंक का शुभारंभ करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में करंट इवेंट्स को समझे बिना, उसे आत्मसात किए बिना सफलता मिलना मुश्किल है। जिस माह से इस चैनल ने आपके सामने करंट इवेंट्स प्रस्तुत करना प्रारंभ किया, उस माह में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। आइए कुछ चुनिंदा घटनाओं की बात करते हैं। वीडियो के दूसरे भाग में हम यह भी चर्चा करेंगे कि आप अपने स्तर पर करंट इवेंट्स की तैयारी कैसे करें। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हुए अपन अगस्त 2021 के घटनाक्रम को समझते हैं। इस समय देश और दुनिया में कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का वह पहला शहर कौन सा है जहां पर सबसे पहले 100% कोविड-19 टीकाकरण हो गया है ना महत्वपूर्ण तथ्य। और यह श्रेय प्राप्त हुआ है भुवनेश्वर को। जी हाँ, ओडिशा के भुवनेश्वर में 100% कोविड-19 टीकाकरण हुआ। एक नाम आपने नहीं सुना होगा, मैं आपको सुनाता हूँ। नाम थोड़ा कठिन है। नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी। ये कौन हैं? ये कथकली की बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना हमारे देश की रहीं, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी मिला और जिनकी कुछ समय पहले मृत्यु हो गई। तो इस तरह के व्यक्तित्व पर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी का संबंध किस नृत्य से रहा? तो उत्तर होगा कथकली नृत्य। आपने सामान्यतः सुना होगा कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपसे हम साझा करने जा रहे हैं कि एक ऐसा देश है जहां पर 3 वर्ष से लगाकर 17 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों का टीकाकरण भी प्रारंभ हो गया है। आप बता सकते हैं उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है UAE। बिल्कुल, 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों, किशोरों आदि के लिए भी टीकाकरण शुरू हो गया। भारत में अनेक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं। ऐसा ही एक पद है महालेखा नियंत्रक और महालेखा नियंत्रक परीक्षक का पद। हाल ही में इस पद पर एक नई नियुक्ति हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में महालेखा नियंत्रक किन्हें बनाया गया है? दीपक दास जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं, याद रख लीजिए, लिखते चलिए आप साथ के साथ में। एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि इसी माह में भारत को मिली और वो ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सुरक्षा परिषद है और इस सुरक्षा परिषद में अगस्त माह के लिए अध्यक्षता भारत को सौंपी गई थी। तो प्रश्न बन सकता है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अगस्त माह में अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई, तो उत्तर होगा भारत। दुनिया में बहुत सारी एजेंसी है जो कई तरह के सर्वे करती रहती है। ऐसे ही एक एजेंसी इंग्लैंड में है जिसका नाम है हाउस फ्रेश, और इसने सर्वे करके बताया कि दुनिया का सबसे प्रदूषित देश वर्ष 2020 में कौन सा रहा। वह देश कौन सा है? वह देश है बांग्लादेश। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश रहा। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर कई मामलों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक और उसके साथ विशेषता जुड़ गई है जिस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को घोषित किया गया। याद रखिए, भारत का, न केवल मध्य प्रदेश का। एक ऐप है, एप्लीकेशन है, जो भारत में तो प्रतिबंधित है, लेकिन उस पर प्रश्न बन सकता है कि इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा है? इसका उत्तर होगा टिकटॉक, जिसका भारत में भी बहुत चलन हुआ था लेकिन अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। मोबाइल के टावर की ऊंचाई को लेकर एक नई उपलब्धि है कि हमारे देश की जो वायुसेना है, भारतीय वायुसेना है, उसने क्या किया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया है। तो प्रश्न ये है कि ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है, इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? इसका निर्माण किया गया है लद्दाख में। दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर भारत में है, और भारत में भी कहाँ पर है? लद्दाख में है। 9 अगस्त 1925, जी हाँ, आज से लगभग 96 वर्ष पहले की बात ही कर रहे हैं, हमारे देश में एक काकोरी घटनाक्रम हुआ था। इतिहास की किताबों में इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता रहा है, लेकिन अब इसे काकोरी कांड न कहकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक व्यवस्था की है कि इसका नया नाम रखा जाएगा, सम्मानजनक नाम रखा जाएगा। तो वह नाम क्या होगा? वह नाम होगा काकोरी ट्रेन एक्शन। याद रखिएगा, जिसे इतिहास की किताबों में काकोरी कांड कहते रहे हैं, अब वो कहलाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी कांड से ऐसा ध्वनित होता है जैसे कोई एक आपराधिक घटना है। यह हमारे क्रांतिकारियों द्वारा बहुत जाबांजी से किया गया एक कारनामा था, जिस पर अलग से वीडियो बनाकर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसकी परीक्षा UPSC के माध्यम से होती है, प्रायः वर्ष में 2 बार होती है, लेकिन अभी तक इस परीक्षा में केवल लड़के ही बैठते रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित करके यह व्यवस्था कर दी गई है कि अब इसमें छात्राएं, लड़कियां या महिलाएं कह लीजिए, वो भी इस परीक्षा में बैठ सकेंगी। तो प्रश्न ये बनता है कि कौन सी वो सेना से संबंधित परीक्षा है जिसमें अब लड़कों का या पुरुषों का एकाधिकार समाप्त करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। तो याद रखिएगा, वह होगी NDA। NDA के द्वारा यह काम किया जाएगा। 15 अगस्त को प्रतिवर्ष हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से भारतवर्ष को, हम सभी को संबोधित करते हैं। इस वर्ष भी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया। प्रश्न ये है कि इस संबोधन में कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गतिशील पहल की घोषणा की गई? तो इसका उत्तर होगा 100 लाख करोड़ रुपये। 100 लाख करोड़ रुपए की एक पहल जिसको नाम दिया गया है प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, देशवासियों ने प्रयास किया, शहादतें दी।
ये जो लड़ाई हम 1947 के पहले की देखते हैं, इसके पहले भी 1857 या 1857 के पहले भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावतें होती रहीं। ऐसे ही एक बगावत करने वाले क्रांतिवीर सेनानी थे जिनका नाम था संगोली रायन्ना। आपने सुना क्या नाम? स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आपका हमारा सभी का फ़र्ज है कि हम तमाम भूले बिसरे क्रांतिकारियों को जानें, पढ़ें, समझें। करियर एडवाइस पर एक श्रृंखला यह भी शुरू होगी। आपने नाम सुने भी नहीं होंगे, ऐसे व्यक्तित्वों की जानकारी भी दी जाएगी। फिलहाल करंट इवेंट्स के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं कि एक सेनानी क्रांतिवीर जिनका नाम संगोली रायन्ना है। ये संगोली रायन्ना बहुत पुराने समय के, यानी इनका जो जीवन काल रहा वो रहा 1798 से 1830 के बीच में, और 1824 में इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ी बगावत की थी। अभी हाल ही में हमारे देश के एक राज्य की सरकार के द्वारा उनकी जयंती के अवसर पर विशेष आयोजन किया। वह राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम है कर्नाटक। अब सीधा सा प्रश्न यही आ सकता है, क्योंकि अब चर्चा में आ गए संगोली रायन्ना जी, तो सीधा प्रश्न आ सकता है कि संगोली रायन्ना जी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो आप बता सकेंगे कि ये एक क्रांतिकारी थे। प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न दिवसों पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है वगैरह वगैरह। और जिस साल में नए दिवस घोषित किए जाते हैं उन पर तो प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अभी जो अगस्त 2021 का करंट इवेंट्स का अंक आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें ऐसे ही महत्वपूर्ण 2 दिवस आएंगे। अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक दिवस घोषित किया गया है जिसका नाम है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब से शुरू किया गया है, कब उसकी घोषणा की गई? तो आप कहेंगे कि अभी 2021 में घोषणा की गई। प्रतिवर्ष कौन से दिनांक को यह दिवस मनाया जाएगा? तो 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75वें वर्ष में पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे देश में एक मंत्रालय है जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। तो प्रश्न ये है कि जल शक्ति मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत एक नए अभियान की शुरुआत की है। उस अभियान का नाम क्या है? उस अभियान का नाम है सुजलम अभियान। सुजलम अभियान उस अभियान का नाम है। दुनिया के कुछ देश उपलब्धियों के मामले में बहुत ऊंचाइयों पर हैं। ऐसे ही देशों में एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क की एक उपलब्धि से संबंधित प्रश्न है कि दुनिया का वह शहर कौन सा है जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना गया। एक रिपोर्ट आई है अभी थोड़े समय पहले, और उसमें दुनिया के सुरक्षित शहरों की सूची बनाई गई। तो दुनिया में सबसे सुरक्षित शहरों की दृष्टि से पहले क्रम पर कौन सा शहर है? तो उसका नाम है कोपेनहेगन। और ये कोपेनहेगन नाम का शहर डेनमार्क नामक देश में है। कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा विभीषिका फैलाई। हमारे कहीं परिजन और प्रियजन छीन लिए हैं, कई लोग बेसहारा हो गए। ऐसे ही बेसहारा लोगों के लिए हमारे देश की केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें अनेक योजनाएं चला रही हैं। ऐसी ही एक योजना शुरू हुई है, उसका नाम है मिशन वात्सल्य। प्रश्न ये है कि मिशन वात्सल्य नाम की योजना जो कोविड-19 में पतियों की मृत्यु हो जाने की वजह से बेसहारा हुई महिलाओं की मदद करने के लिए प्रारंभ की गई, यह योजना किस राज्य की है? यह योजना महाराष्ट्र राज्य की है। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में कोविड-19 का संकट बहुत ज़्यादा ही गहरा था। तो महाराष्ट्र राज्य की एक योजना है जिसका नाम है मिशन वात्सल्य, और इसके हितग्राही होंगी वो महिलाएं जिनके पति कोविड-19 की वजह से दुनिया में नहीं रहे।
हमारे देश के एक राजनीतिज्ञ का देहावसान हुआ। उनका नाम है श्री कल्याण सिंह जी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्री कल्याण सिंह जी भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर श्री कल्याण सिंह जी ने कार्य किया। इसके अलावा भी चूंकि वो देश के बड़े राजनीतिज्ञ थे तो कई पदों को सुशोभित उन्होंने किया था। आपको पता है कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? अच्छा, पता है आपको, चीन इसका उत्तर है। भारत दूसरे क्रम पर है। भारत अपनी आबादी को नियंत्रित करने के लिए कोशिशें कर रहा है। प्रश्न ये है कि दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने अभी थोड़े समय पहले 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है। जैसे हमारे यहाँ 2 बच्चों वाली बात होती है कि अधिकतम 2 संतानें होना चाहिए, तो 3 बच्चों को मंजूरी दे दी है। उस देश का नाम है चीन। हो सकता है कि हम अगर पढ़ कर न जाएं तो हम सोचें कि चीन में तो वैसे ही बहुत सारी जनसंख्या है, तो वहाँ हम उत्तर न लगाएं। तो उत्तर होगा चीन, जहाँ पर 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। हमारे मध्य प्रदेश राज्य में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं। ऐसी ही एक कल्याणकारी योजना है जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना में मिलने वाली राशि को अभी बढ़ाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। प्रश्न ये है कि अब उनकी घोषणा के मुताबिक लाडली लक्ष्मी योजना में कितनी राशि प्रत्येक हितग्राही लड़की को, छात्रा को दी जाएगी, तो इसका उत्तर होगा 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले यानी 20,000 की घोषणा के पहले इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती रही। श्रीलंका एक देश है, हम जानते हैं, हमारे भारतवर्ष के दक्षिण में समुद्र में स्थित है। इस देश में एक शहर है जिसका नाम है रत्नापुरा, और इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा एक बेशकीमती पत्थर प्राप्त हुआ। वह बेशकीमती पत्थर कौन सा है? वह है नीलम। आपने सुना होगा ना, नीलम, मूंगा, इस तरह के ढेर सारे स्टोन्स आते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में चलते हैं, जिसकी अंगूठियां बनाकर पहनते हैं और बहुत महंगे होते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा नीलम, जिसको आप पत्थर कह सकते हैं, रत्न कह सकते हैं, कहाँ मिला? तो श्रीलंका के रत्नापुरा नामक स्थान पर यह प्राप्त हुआ। हमारे देश की एक साहित्यिक हस्ती रही जिनका नाम है पद्मा सचदेव जी, जिनका अभी कुछ समय पहले देहावसान हो गया। तो प्रश्न ये आ सकता है कि पद्मा सचदेव जी का संबंध किस क्षेत्र से रहा? तो साहित्य से रहा, और हिंदी तथा डोगरी दोनों भाषाओं में उन्होंने लिखा। आप स्क्रीन पर उनका चित्र भी देख पा रहे होंगे। पद्मा सचदेव जी का संबंध साहित्य से रहा और उन्होंने हिंदी एवं डोगरी भाषाओं में साहित्य का सृजन किया। चलिए अब थोड़ी सी बातें खेल कूद के बारे में कर लेते हैं। इस माह में ओलंपिक खेल भी हुए और कुछ और उपलब्धियां भी हुई। जो टोक्यो में ओलंपिक हुए, पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, इन पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ अगस्त अंक की प्रतिपूर्ति के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो खेलकूद से संबंधित हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा का नाम लिए बिना काम नहीं होगा, तो प्रश्न यही है कि नीरज चोपड़ा जी ने किस खेल में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया ओलंपिक में, जो टोक्यो में ओलंपिक हुए? तो आपको पता ही है कि उन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता हमारे देश। इसी ओलंपिक से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि हमारे देश की हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद कांस्य पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। तो अब प्रश्न ये है कि इस कांस्य पदक को जीतने में हमारे देश की टीम ने किस देश की टीम को परास्त किया? आप कांस्य पदक याद रख लेंगे, 41 साल याद रख लेंगे, पुराने पदकों के बारे में हमने एक वीडियो में सब बताया है आपको, वो याद रख लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चूके तो प्रश्न से वंचित हो जाएंगे। उस देश का नाम है जर्मनी, जिसकी टीम को हराकर भारत ने टोक्यो ओलंपिक हॉकी में कांस्य पदक जीता।
नीरज चोपड़ा के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि की वजह से अब भारतवर्ष में प्रति वर्ष 9 अगस्त को एक नया दिवस मनाने की घोषणा की। क्या आप बता सकते हैं कि वो दिवस कौन सा होगा? वो दिवस होगा जेवलिन थ्रो दिवस, यानी भाला फेंक दिवस। जेवलिन थ्रो दिवस हमारे देश में कब मनाया जाएगा? 9 अगस्त को मनाया जाएगा। तो देखिए, आपका कार्य ऐसा होना चाहिए कि आपकी उपलब्धि मील का पत्थर बन जाए। अब नीरज चोपड़ा जी, उनकी उपलब्धि 9 अगस्त, ये हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। कपड़ों से नहीं एटीट्यूड काम से झलके तेरे, कपड़ों से नहीं एटीट्यूड काम से झलके तेरे, इतना वजन बढ़े कि वजन नाम से झलके तेरे। अच्छा लगा? धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अपन। हमारे देश के एक पहलवान हैं और उन पहलवान का नाम है रवि कुमार दहिया। पीएससी में कई बार सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है या किस क्षेत्र से है, तो ऐसे भी आप याद रखिए। रवि कुमार दहिया ने इस ओलंपिक में यानी टोक्यो ओलंपिक में एक पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। वह पदक कौन सा है? वह पदक है रजत पदक। और किस में उन्होंने जीता? पहलवान है तो कुश्ती में ही जीता है, बहुत स्वाभाविक तौर पर। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग की जो कुश्ती थी, उसमें उन्होंने रजत पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। चलिए, अच्छी बात है। ऐसे ही आपने नाम सुना होगा लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना बोर्गोहेन कौन है? लवलीना बोर्गोहेन भारत की महिला मुक्केबाज है और इन्होंने, लवलीना जी ने भी इस ओलंपिक में यानी टोक्यो ओलंपिक में एक पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। बताइए जरा कौन सा पदक है? उस पदक का नाम है कांस्य पदक। तो याद रखिएगा कि लवलीना बोर्गोहेन ने कौन सा पदक जीता? तो मुक्केबाजी में उन्होंने कांस्य पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। इसी तरह से हमारी एक और बहुत सुप्रसिद्ध महिला खिलाड़ी है जिनका नाम है पीवी सिंधु। बैडमिंटन खेलती हैं और बैडमिंटन खिलाड़ी को हम शटलर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शटल होती है, उसी से खेलते हैं। तो महिला शटलर, भारत की वो महिला शटलर कौन हैं जिन्होंने बैडमिंटन में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो उत्तर होगा पीवी सिंधु। तो ओलंपिक से संबंधित ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जैसे अभी बताया था कि टोक्यो ओलंपिक पर, ओलंपिक के इतिहास पर बहुत विस्तृत वीडियो आपके लिए तुरंत ही पहुंचेगा। धीरे धीरे अब यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की दिशा में परिश्रम कर रहा है। आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को भी बताइए, अच्छी बातें लगती हों तो अपने ग्रुप में भी इसे साझा कीजिए ताकि यह मेहनत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चलिए, और अभी खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और शेष हैं, उनकी अपन बात करते हैं। जैसे टोक्यो में ओलंपिक हुआ, ऐसे ही एक और ओलंपिक होता है जिसे पैरालंपिक कहते हैं। जो दिव्यांग हमारे जो भाई बहन हैं उनके द्वारा इसमें सहभागिता की जाती है। तो इस पैरालंपिक में भी भारत ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है और एक खिलाड़ी, एक महिला खिलाड़ी बहुत ज़्यादा चर्चित हुई। इनका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं और आपसे प्रश्न पूछूंगा। आप चित्र भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। यह जो चित्र है ये है अवनी लखेरा का। अवनी लखेरा ने टोक्यो के पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न ये है कि यह स्वर्ण पदक उन्होंने किस खेल में जीता? यह स्वर्ण पदक उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के खेल में जीता। निशानेबाजी के क्षेत्र में वो खिलाड़ी हैं और उसमें ही उन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता। हमारे देश में एक खेल पुरस्कार, जिस खेल पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इस पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो अब इस पुरस्कार का नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। याद रखिएगा, एक खिलाड़ी हैं
जिनका नाम है नाथन एलिस। और इस खिलाड़ी ने ऐसा कारनामा कर दिया है जो दुनिया में अपनी तरह का पहला कारनामा है। नाथन एलिस क्रिकेटर हैं और गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम के गेंदबाज। क्या कर दिखाया इन्होंने अपने पहले ही मैच में हैट्रिक ले ली है। आप समझते हैं ना हैट्रिक का मतलब? जब कोई गेंदबाज अपनी 3 लगातार गेंदों पर 3 खिलाड़ियों को आउट कर देता है तो हम कहते हैं हैट्रिक ले ली। ऐसी हैट्रिक लेने वाले नाथन एलिस दुनिया के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने पहले ही मैच में यह कारनामा कर दिखाया है। क्रिकेट की भाषा में पहले मैच को डेब्यू मैच कहते हैं। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ना, यह तस्वीर उन्हीं क्षणों की है जब नाथन एलिस ने हैट्रिक ली थी और यह बड़ी सफलता प्राप्त की थी। तो प्रश्न आ सकता है कि दुनिया के वो पहले गेंदबाज कौन हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही हैट्रिक लेने में सफलता प्राप्त की? तो नाथन एलिस। और नाथन एलिस की सफलता का बहुत सारा लाभ नाथन एलिस को मिला। हमारे देश में IPL होता है ना, उसमें बहुत सारी टीम हैं, ऐसी एक टीम है किंग्स 11। तो इस सफलता के तुरंत बाद किंग्स 11 ने नाथन एलिस को अपनी टीम में ले लिया है। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि नाथन एलिस भारत की किस IPL टीम के साथ खेलेंगे? तो पंजाब की जो किंग्स 11 है उसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक उपलब्धि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक खिलाड़ी के द्वारा भी प्राप्त की गई। पाकिस्तान के उस खिलाड़ी का नाम है शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ नाम के खिलाड़ी ने क्या उपलब्धि प्राप्त की है? दुनिया के दूसरे सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसको हम K2 के नाम से जानते हैं, इस K2 पर सबसे कम उम्र में पहुंचने में सफलता प्राप्त की है पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने, जिसका नाम है शहरोज काशिफ। याद रखिएगा। और आगे अपन बढ़ते हैं। एक खिलाड़ी है हमारे देश के जिनका नाम है अमित रोहिदास। अमित रोहिदास किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर होगा हॉकी से संबंधित है। अभी कुछ समय पहले हमारे देश में एक राज्य है ओडिशा, जिसको पहले हम उड़ीसा कहते थे। ओडिशा राज्य का एक बहुत ही प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार है और उस खेल पुरस्कार का नाम है बीजू पटनायक खेल पुरस्कार। तो बीजू पटनायक खेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो उत्तर होगा अमित रोहिदास को प्रदान किया गया है। चलिए अगस्त अंक के आखिरी तथ्य की चर्चा अपन करते हैं। हमारे देश के उस राज्य का नाम बताइए जिस राज्य ने कुश्ती के खेल को 10 वर्षों के लिए यानी 2032 तक के लिए गोद ले लिया है। यानी राज्य ने कुश्ती के खेल को गोद ले लिया है। इसका मतलब ये है कि अब वह राज्य उस खेल को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास करेगा। उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कुश्ती को गोद में ले लिया। अगस्त माह की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जिन पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं, बहुत मेहनत से चुनकर आपके लिए इस YouTube वीडियो चैनल की टीम ने इकट्ठी की है। आप तक पहुंचाने का काम मुझे मिला, मैंने पहुंचा दी। आपने ध्यान से सुना वीडियो, ठीक से आपने नोट किया। तो चलिए फिर इसी अंक में दी गई सामग्री पर आधारित 5 प्रश्नों के जवाब दीजिए। अगर आप जवाब दे देंगे तो मान लिया जाएगा कि आपने वीडियो ठीक से देखा। जवाब देने में असुविधा है, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। अब ये आपकी संपत्ति हो गई। जब भी आपको करंट इवेंट्स पढ़ना समझना हो, इन वीडियो को बार बार देखिए, ज़्यादा दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला प्रश्न, हमारे देश का वह शहर कौन सा है जिसने 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन करने में सफलता प्राप्त की? उत्तर कैसे बोलकर बताएंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा प्रश्न, भारत में महालेखा नियंत्रक परीक्षक के पद पर वर्तमान में किन्हें नियुक्त किया गया है? नाम बताइए उन सज्जन का जो इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। तीसरा प्रश्न, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किस शहर को घोषित किया गया है? बता दीजिए। अगला प्रश्न, नाथन एलिस का संबंध किस खेल से है? नाथन एलिस का संबंध किस खेल से है? अगला और आखिरी प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, आप उसका उत्तर दीजिएगा।
मिशन वात्सल्य नामक योजना भारत के किस राज्य में प्रारंभ की गई है? आप में से जो विद्यार्थी चाहते हैं कि करंट इवेंट्स को वो और ज़्यादा मजबूती दें और ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र नियमित रूप से पढ़ें। जनसत्ता है, नवभारत टाइम्स है, द हिंदू है, ये ऐसे अखबार हैं जिनको यूपीएससी और पीएससी की परीक्षा देने वाले और इसमें सफल होने वाले जो अभ्यर्थी है वो इनकी अनुशंसा करते हैं। आपके पास जो भी अखबार उपलब्ध हो आप उस अखबार को भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमारे क्षेत्र में आने वाले समाचार पत्रों में से जो भी समाचार पत्र आपके घर आता हो आप उसे बारीकी से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। ऐसी इवेंट्स पर अपने आप को केंद्रित कीजिए जिस पर परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। बीबीसी लंदन समाचार सुनने का एक बहुत बढ़िया स्रोत है। अब तो टीवी पर भी आने लगा। रेडियो और टीवी पर बीबीसी लंदन का कम से कम दिन में एक हिंदी बुलेटिन आप अवश्य सुनिए। आकाशवाणी पर सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में 15-15 मिनट के समाचार बुलेटिन आते हैं। वह सुनना बहुत उपयोगी होता है, उसे आप ज़रूर सुनिए। इसके अलावा आप योजना और कुरुक्षेत्र जैसी पत्रिकाएं उन्हें आप पढ़िए। मध्य प्रदेश संदेश नाम की एक पत्रिका हमारे राज्य में निकलती है, उसे आप ज़रूर प्राप्त करने की कोशिश कीजिए जिसमें आपको मध्य प्रदेश का करंट इवेंट मिलेगा। मासिक अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनेक मासिक पत्रिकाएं बाज़ार में मिलती हैं, जैसे प्रतियोगिता निर्देशिका, प्रतियोगिता दर्पण, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, इस तरह से अनेक पत्रिकाएं आती हैं। इसमें से जो पत्रिका आपको उचित लगती हो आप एक पत्रिका को कम से कम आप खरीदिए, उसे पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए। इस तरह से नियमित रूप से आप पढ़ते रहिए। और करियर एडवाइस चैनल पर जैसा कि प्रीति गुलवानिया जी ने घोषित किया कि हम बहुत जल्दी प्रतिदिन का करंट इवेंट्स आपको बहुत डिटेल में देंगे, जिसमें व्याख्या होगी, क्विज़ होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। फिर उसके पश्चात 6 माह की भी हमारी योजना चल रही है, कार्य चल रहा है कि 6 माह की चुनिंदा घटनाओं को हम एक जगह इकट्ठा करके एक साथ आपको दे दें। तो यह चैनल और हमारी टीम तो आपकी मदद करेगी ही और आप अपने स्तर पर भी इसको बढ़ा सकते हैं। मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला, मेरे अनुभव को मैं साझा कर पाया, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल और इसकी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद और युवा टीम को सैल्यूट तथा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने न केवल अगस्त 2021 की भारत और दुनिया की महत्वपूर्ण बातें बताई, बल्कि यह जानकारी भी दी कि करंट इवेंट्स की तैयारी कैसे करना चाहिए। विद्यार्थी साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।